हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भात लर्निंग। हमने करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट की थी, लेकिन लास्ट वीक कोई क्लास नहीं आ सकी बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इमरजेंसी दैट आई हैड टू अटेंड टू। बट आई एम रिज्यूमिंग करंट अफेयर्स टुडे और कल से आपको प्रॉपर स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी और अगले 20 दिन में आपको सारे करंट अफेयर्स करवा देंगे। अब हेयर इज़ अनदर थिंग, जस्ट मेरे को ऐसा फील हुआ है कि एवर सिंस आई हैव अनाउंस्ड इट, पीपल आर जस्ट अज्यूमिंग कि एग्जाम में सिर्फ करंट अफेयर्स ही आने हैं। ठीक, तो बच्चे हमने 20 दिन में कर लेने हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। उसके अलावा अपना जीएस और अपना सी सैट एकदम टॉप रखो। सी सैट के दम पे आपका पीसीएस होगा और जीएस के दम पे आपका नायब तहसीलदार और ये वाले सारे एग्जाम होंगे। अब यूजुअली ना बच्चे एक बात पूछ रहे हैं, बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट टू क्लैरिफाई दैट। वो पूछते हैं कि पीसीएस की जीएस पे नायब तहसीलदार हो जाएगा? उतना अगर हमने किया हुआ है बिल्कुल हो जाएगा। उसके साथ साथ में जो हम आपको फैक्ट्स करवा रहे हैं नायब तहसीलदार के, उसके साथ साथ में जो हम आपको एमसीक्यूज कराएंगे, अभी जो आपके अभी इस वीक से लाइव डाउट सेशन शुरू होंगे, उस सब पे पक्का हो जाएगा। बात ये नहीं है कि किस लेवल का पेपर आएगा, आपको एक बेसिक डिफरेंस समझना है। ये देखो, पीसीएस का एग्जाम है बच्चे, 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। ये वाला जो पेपर है पीसीएस में सी सैट का, ये प्रिडिक्टेबल पेपर है अगर आप इसके ऊपर काफ़ी जोर लगा लेते हो। तो यहाँ पे आप सी सैट के बेसिस पे रैंक काफ़ी अच्छा निकाल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जीएस में कुछ आ ही नहीं रहे, 50 नंबर आ रहे हैं, बट लेट्स से यहाँ पे आपके 170 प्लस आ गए। अब यहाँ पर आपका अबव एवरेज भी पेपर होगा तो भी आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं काफ़ी पीसीएस में। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ वी टॉक अबाउट नायब तहसीलदार का एग्जाम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 80 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द जीएस पार्ट एंड 40 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द सी सेट पार्ट। सी सेट में भी उन्होंने लिखा हुआ है लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। वी आर अज्यूमिंग कि क्वांट के कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसलिए हम क्वांट भी आपको डिटेल में करवा रहे हैं। नकुल सर डेली 5:30 आपको करवाते हैं। तो आपका जो फोकस होना चाहिए, वो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं यहाँ वहाँ से। वो ये नहीं होना चाहिए कि किस लेवल का पेपर आएगा, किस लेवल का पेपर नहीं आएगा। आपका फोकस ये होना चाहिए कि यहाँ पे मेरे को सी सैट बहुत अच्छा रखना है, इस पे बैंक अपॉन करना है, यहाँ पे मुझे जीएस बहुत अच्छा करना है। तो वो बच्चे जो दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो दोनों अच्छे रखने हैं। कोइंसिडेंटली अगर आप एक एग्जाम की अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, बैंकिंग अपॉन सी सैट, now if you have started preparing for तहसीलदार as well, बैंकिंग अपॉन जीएस, तो ऑटोमेटिकली आपका पीसीएस भी अच्छा होगा। ओके, एनीवेज आई विल बी फेस टू फेस विद यू होपफुली फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, एंड देन डाउट सेशंस भी स्टार्ट करेंगे अब। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का शुरू करते हैं। आखिरी के 2-2.5 महीने में जो पॉलिटी रिलेटेड कुछ खास खबरें हैं वो जरा देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, अगेन आई वोंट कवर खबर विद यू कि ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पर उसके पीछे क्वेश्चन क्या बन सकता है, हमें सवाल क्या आ सकता है, ठीक, वो आपको पहली खबर से ही क्लियर हो जाएगा। इसके फॉन्ट को अगर आपको स्क्रीन पे छोटा दिख रहा है, टेंशन मत लेना, इस ही वीडियो के पिन कमेंट में आपको ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर देना। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, खबर ना कुछ ऐसी आ जाती है कि सब डिस्कॉम्स को ना एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 से कंप्लाई करना है, एंड देन ब्ला 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 ब्ला, काफी कुछ लिखा होता है। अपने को क्या काम का है, वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सभी डिस्कॉम्स को बोल दिया, डिस्कॉम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कि आपने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 से कंप्लाई करना है। ऑब्वियसली अगर कोई एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बना हुआ है 2001 में, वो क्या बातें कर रहा होगा एनर्जी कंजर्वेशन की। एनर्जी कंजर्वेशन हो रही है नहीं हो रही, इसके लिए हम कैसी चीज़ें करते होंगे, एनर्जी की ऑडिटिंग की। भैया आपने जैसे ना घर पे आपने गीज़र लिया होगा, उसके ऊपर इस तरह से स्टार रैंकिंग होती है, 3 स्टार 5 स्टार, सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर होती है। तो जितनी बेटर स्टार रेटिंग होती है उतना वो बेटर एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट है। तो इसमें अब जैसे इस तरह की खबर आएगी अपने को, हमारे काम का क्या है कि नोटिफिकेशन वाज प्रिपेयर्ड बाय बीईई। हमें ये पता होना चाहिए कि बीईई क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप, ये तो सभी एग्जाम्स में आ जाता है। अच्छा, एक यार अभी मेरे को पंजाब के बच्चों से एक नई चीज़ पता लगी है कि 2 टाइप के सवाल होते हैं।
एक होते हैं फैक्ट्स, एक होते हैं कोई कॉन्सेप्ट्स। ये मुझे अभी पता लगा कुछ दिनों से, उनको भी कहीं कहीं से पता लगा बच्चों को। सुनो यार मेरी बात पहले, बिफोर आई कंटिन्यू विद दिस, सुनो। एक ना मैं फैक्ट पे ही आपको बात बोलता हूँ। एक फैक्ट होता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक, एमएलए वोट करता है। अब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फैक्ट है, सिंपल, क्लियर। या प्रेसिडेंट जो है, या इंडिया के सीएजी कौन है अभी राइट नाउ, ये एक फैक्ट हो गया, चलो जी मान लिया। ये कोई फैक्ट नहीं है कि रिसेंटली युगांडा से इंडिया में किसने विजिट किया, या ये कोई फैक्ट नहीं है कि अभी रिसेंटली ABC कोई भी स्टेटमेंट है ये किसने दी। उसका कारण बताता हूं बेटा आपको। हो सकता है आप कोई भी पेपर दे रहे हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, और ये वाले फैक्ट्स के ऊपर सवाल आ भी जाएं। 18 दिसंबर को कौन सा डे होता है, 15 जनवरी को कौन सा डे होता है, 11 अक्टूबर को कौन सा डे होता है। हर दिन कोई ना कोई डे होता है, किसी दिन वाटर डे, किसी दिन टेबल डे, किसी दिन दिस डे, किसी दिन दैट डे। हो सकता है एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल आउट ऑफ 100 आपको इधर से आ भी जाएं, बट इनके तैयारी में बेटा हफ्ता हफ्ता खराब नहीं करना होता। ना ये तैयारी के टाइम पे टाइम वेस्ट करना होता है इन पे, ना पेपर में इनके ऊपर टाइम वेस्ट करना होता है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपनी समझ से कर देना है, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आता है तो कर दो, नहीं आता तो नहीं करो। आपको इस टाइप के फैक्ट्स पता होने चाहिए जो मेन स्ट्रीम फैक्ट्स हैं। आपको मेन स्ट्रीम फैक्ट्स पता होने चाहिए, और आपको इस टाइप के फैक्ट्स पता होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपकी कंट्री के, आपकी ज्योग्राफी के। गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है आपको पता होनी चाहिए, इनमें से कौन सी है, इस तरह के फैक्ट पता होने चाहिए। जिस बच्चे को सिर्फ ये वाले फैक्ट्स के लिए पढ़ाया गया है या पढ़ा है वो बच्चा कि हाँ भी मुझसे ना आप दुनिया के ऑब्सक्योर रैंडम फैक्ट बोलते हैं हम इसको, ठीक, ऑब्सक्योर रैंडम फैक्ट्स। जिस बच्चे को ये पता है तो वो भी इंसान ही है। आई कैन गारंटी यू कि उसको एक काम का कुछ नहीं आता होगा। तो अब अगर पेपर में मान लो 100 सवाल आते हैं बेटा, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ 10 सवाल ये रैंडम होते हैं, इनकी ना तैयारी करनी होती, ना हम रेकमेंड करते, ना हम कराते, ना हम कराएंगे, ठीक, क्योंकि बच्चे फेल थोड़ी कराने हैं। पीछे रह गए 90 सवाल, इन 90 में से तकरीबन 60 सवाल वैसे हैं जो सबको आते हैं या सबको आने चाहिए। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है फिर तो आप बिल्कुल ही गेम में ही नहीं हो। उसके बाद हो जाते हैं 30। ये जो 30 फैक्ट्स बोल दो, कॉन्सेप्ट्स बोल दो, लॉजिक्स बोल दो, ये वो हैं जो मेक और ब्रेक होते हैं। ये हमने अच्छे से करने हैं। ये वो 10 वाइड डिलीवरीज हैं जिनको अगर आप टच करोगे तो आपके बैट की एज लगेगी और आप विकेट कीपर के पास कैच आउट हो जाओगे। तो इनके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, हम आपको ये रेकमेंड करते हैं, बाकी आप सब लोग समझदार हैं। एनीवेज चलो लेट्स कम बैक टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। बेसिकली क्या है, 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर एक बॉडी बनाई गई। ये क्या करती है, ये बॉडी स्ट्रैटेजीज बनाती है, ये बॉडी पॉलिसीज बनाती है कि हम एनर्जी इंटेंसिटी कैसे कम करें, एनर्जी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करें। क्या मतलब ना, वही आपका से अगेन आपने नहाना है, सर्दियों में पानी गीजर गर्म कर रहा है, 1 लीटर पानी को गर्म करने में कितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी लग गई। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगी 1 लीटर पानी को गर्म करने में, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी यूज़ हो रही है, इसको हमें कम करना है। वही अगर आपने बड़ा अच्छा कोई गीज़र बना दिया जो अपने आप स्लीप मोड में भी चला जाता है जब पानी गर्म भर जाता है, और अगर आप स्विच ऑफ करना भूल गए तो अपने आप वो स्विच ऑफ भी हो जाता है, इस तरह की होगी चीज़ें, तो वो एफिशिएंसी बढ़ गई। एफिशिएंसी बढ़ाना और इंटेंसिटी कम करना बीईई का टास्क है, तो इसलिए स्टार रेटिंग्स वगैरह भी यही देता है। ये बहुत सारी बॉडीज के साथ काम करता है, और ये आता किसके अंदर है, इट परफॉर्म्स अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का। तो आपको बीईई पता होना चाहिए। चलें आगे, नेक्स्ट ये सुनो भाई, सीबीआई पंजाब विड्रॉज जनरल कंसर्न टू सीबीआई, ये आप थोड़ा सा याद रख लेना, पंजाब रिलेटेड खबर भी है। सीबीआई बहुत सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन करती है, थोड़ी देर में हम दोबारा देखेंगे इसी खबर को। जैसे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी
मान लीजिए करप्शन रिलेटेड केसेस, ब्लैक मनी रिलेटेड केसेस, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, कोई बहुत बड़ा मर्डर केस हो जाए, कोई रेप केस हो जाए, एंड देन सो ऑन, कोई भी केस जो सीबीआई को दिया जाए, दिल्ली स्पेशल पुलिस ऐसे एक्ट के अंडर सीबीआई काम करती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है। तो होता क्या है कि जिस एक्ट के अंडर सीबीआई को ये पावर है कि वो स्टेट्स के केसेस में भी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन बिठाई जा सकती है, उसी एक्ट के सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कि ऐसा किया जा सकता है अगर वो स्टेट अपनी सहमति दे। मतलब जे पंजाब ने कहा भी हाँ साडी हाँ है, ਤਾਂ पंजाब ਦੇ केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सीबीआई ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ केस टू केस बेसिस नहीं ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ठीक। तो जे उन्होंने कहता भी साडी हाँ नहीं है, तो फिर हुण ऑटोमैटिकली सीबीआई नू जनरल कंसेंट, आम एक रजामंदी नहीं हैगी पंजाब सरकार दी सीबीआई नाल। जे कोई सेंट्रल दे केस होणगे तो गल अड्ड है, अदरवाइज जे पंजाब रिलेटेड केस होणगे तो फिर कहंदे भी असी साडी जनरल कंसेंट नहीं हैगी, असी पंजाब दे विच आप दी स्पैशल यूनिट्स बना दांगे पंजाब पुलिस दे अंडर, वो कर लेणगी वो वाला काम जिहड़ा सीबीआई करती है, ठीक। तो पंजाब ने क्या किया, अभी विड्रॉ किया जनरल कंसेंट टू सीबीआई, इट हैज़ रिवोक्ड। तो इससे पहले कुछ दिन पहले झारखंड और वेस्ट बंगाल वगैरह ने भी किया था जनरल कंसेंट को। तो अदरवाइज इससे पहले भी आप याद रखना कि पंजाब ने ही रिलीजियस केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले ही जो है अपना कंसेंट विड्रॉ किया हुआ है। तो उसमें क्या हुआ था, पंजाब ने बोला था 2018 में कि भाई सुनो हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बना दी है ऑफ पंजाब पुलिस, वो करा करेगी रिलीजियस केसेस को इन्वेस्टिगेट 2018 में। तो ये बस आपको पता हो कि सीबीआई जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर बनी हुई है, और इसके अंडर सेक्शन 6 जो है वो अलाउ करता है कि यार स्टेट गवर्नमेंट अगर अपनी जनरल कंसेंट देंगे तो सीबीआई जो है उधर उनकी जुरिस्डिक्शन आ जाती है उन केसेस में, एंड पंजाब ने अपनी ये वाली जनरल कंसेंट विड्रॉ कर ली है। सिंपल, चलें आगे। चलो यार ये सुनो, ये भी थोड़ा काम का है, आ सकता है किसी ना किसी पेपर में। सारना कोड। सार्न कौन है? बेसिकली ये वो लोग हैं जो यार हम सारे ही हैं अदरवाइज देखा जाए। हिंदुइज्म है ना, जो हिंदुइज्म में बहुत चीज़ें होती हैं, कोई हम मूर्ति पूजा भी करते हैं, हम ऐसे भी कोई की बोल देते हैं कि यार ईश्वर तो जी मन में है, ठीक। तो रामलीला भी कर लेते हैं कई बार, और भी चीज़ों को भी पूज लेते हैं, है ना। ऐसे जानवरों के भी बहुत सारे वो ऐसे वाले एनिमल वर्शिपिंग भी होती है, सब कुछ होता है। उसी तरह ना एक कम्युनिटी है जो अपने आप को आइडेंटिफाई करती है सारना। अदरवाइज तो ना इनको हिंदुइज्म का पार्ट ही माना गया, पर ये क्लेम करते हैं कि हमें आपने हिंदुइज्म का पार्ट नहीं मानना। ये है नेचुरलिस्टिक वर्शिपर्स। ये कौन होते हैं? ये बोलते हैं जैसे मान लो कोई अर्थ की पूजा कर रहा है, माउंटेन्स की पूजा कर रहा है, फॉरेस्ट की पूजा कर रहा है, रिवर्स की पूजा कर रहा है, ठीक। नेचर की उपासना करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, ठीक है। ते सृष्टि नूं ध्यान देने ਇਹ, ठीक, स्पीकिंग इन पंजाबी। तो ये क्या है, ये बोलते हैं कि भाई हम ना पहले गोरियां दे टाइम दे विच 1871 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ them, ਠੀਕ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਅੱਡ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਤੇ 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ट्राइबल्स के अंडर साड़ी गिनती होनी शुरू हो गई, बट वी आर अ सैपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी। नाउ ये चाहते ने भी इन्हों एक सैपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी का एक अहुदा चाहिए है, क्लीयर, विद इन दी ट्राइबल दिस थिंग।
तो इन्होंने ये भी बोला, कहते हैं कि 2011 में जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, उन्होंने भी रेकमेंड किया था कि हम सारना को ऐड करें सेंसस के अंदर। कहते हैं कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आपको बस पता हो ये कि सारना कोड है क्या, और ये है कहाँ पे, झारखंड। कितने पाए जाते ने मेन है झारखंड दे विच। क्लियर, चलिए अगे चलो नेक्स्ट। बाकी ये तो बस एक अपडेट ही है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है भी नीतीश कुमार जी ने बिहार का इलैक्शन एक बार दोबारा बीजेपी के नाल मिलकर जित लिया है, तो नीतीश कुमार जी चौथी बार 4th कंसेक्यूटिव टाइम बन गए हैं बिहार के सीएम। ये खबर आप ऐसे पढ़ लेना, इसको आप मिट कर सकते हैं, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट्स में मिलेगी आपको। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश। वाह जी वाह, बहुत वधिया स्टेट है जी। मध्य प्रदेश दे विच की होया, काओ कैबिनेट बनाई गई है। काओ कैबिनेट का मतलब की है, ये नहीं हैगा भी उन्होंने मज्जा बन लिया तो हुण वो सरकार चलाणगियां। काओ कैबिनेट का मतलब है कि कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई है स्टेट गवर्नमेंट ने, क्या करने की, टू कंजर्व एंड प्रमोट काओ कैटल। गऊ दी रक्षा करन लई ओनू, मतलब क्या है ना कि जैसे जो काऊ है ये एक जिसको बोलते हैं कि एक रिलीजियस एनिमल माना गया, होली एनिमल माना गया है हिंदू धर्म में। इनफैक्ट आई थिंक कि जैन, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट ये ज़्यादातर काऊ का मीट नहीं खाते, बाकी एक्सेप्शंस तो होनी ही। ठीक, तो मैं कल परसों ही एक मुंडे नूं मिलिया है, अपना लुधियाने का मुंडा है, जिन्हें मैंने दस्या भी सर चलो हुण तुहानूं दस ही दिंदा, लुधियाने का मुंडा है, उन्हें दस्या भी सर मंकी बहुत टेस्टी हुंदा है। मैं कि यार कुछ तो छड्ड दिया करो। ठीक, वेल एनीवेज, सो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, बट पॉइंट इज कि ये काओ कैबिनेट इसलिए क्योंकि आपने, हमने जब डीपीएसपी पढ़ा था तब भी आपने पढ़ा था कि काओ स्लॉटर को सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर कोई एंटी काओ स्लॉटर बिल आता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड करती है कि हाँ यार ये डीपीएसपी में दिया तो हुआ है। ठीक, कि काउस की और अदरवाइज मिल्क कैटल्स की हमने वो बचानी है, ब्रीड्स को बचाना है। तो इस टाइम तकरीबन 20 स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया में जहाँ पे कोई ना कोई नियम एग्जिस्ट करता है काउस को जानवरों की तस्करी से बचने के लिए, काउस या कैटल की तस्करी से बचने के लिए इनको ना क्या होता है कि स्मगल कर लिया जाता है और फिर मार दिया जाता है। अब वैसे तो ये है कि आप वेजिटेरियन हो, मतलब आई डोंट नो, चलो आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बस आपको ये पता हो कि कौन सी स्टेट ने रिसेंटली बनाया है ये। तो मध्य प्रदेश ने एक काउ कैबिनेट के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया है जो एंटी काउ स्लॉटर एक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता हो कि इस चीज़ की भी पनिशमेंट है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक, उसने क्या किया कि इन द नेम ऑफ काउ कोई वायलेंस कमिट कर दिया, ठीक, गौ रक्षक बन के जबरदस्त, तो उसके लिए उसके खिलाफ भी सजा है। ये नहीं है कि भी आप कोई सेपरेट पर्सन कोई सड़क पे घूम रहा है कोई बंदा तो लोगों को मारी जाता है तो फिर कही जाता है मैं तो गौ रक्षक है, तो उसके लिए भी सजा है। बट आपको ये पता हो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे फॉर एग्जांपल, ये बस आपको वैसे ही बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ वहाँ हो गया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, केरला, कर्नाटका, वो उनका ये सेंटिमेंट इतना इसको लेके सीरियस नहीं है, तो उन्होंने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बनाया काउ स्लॉटर पे। बट इधर है बहुत सारी स्टेट्स में, अब एमपी बीइंग अनदर वन। चलो भाई, एक और चीज़ आपको पता हो वो ये है कि 2-4 फैक्ट हैं इस खबर के। पहला है महाजन कमीशन। अगर आपको आता है महाजन कमीशन रिसेंटली इन न्यूज़ इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर। रिसेंटली तो क्या सन 66 से है ये न्यूज़ में, तो पहला तो आपको ये पता हो। दूसरी चीज़ आपको पता हो कि बेलगांव या इसी को हम क्या बोलते हैं, बेलगावी, ये डिस्प्यूट कौन सी 2 स्टेट्स के बीच में चल रहा है, अगेन कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर पे। इसको आप जरा सुनो, हुआ क्या है, खबरों में क्यों है। अभी शिवसेना की और एनसीपी की सरकार है महाराष्ट्र में, कांग्रेस की।
तो कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना ने सरकार बना दी महाराष्ट्र में, जो कि उम्मीद है कि महीने 2 महीने में गिर जाएगी। और बीजेपी की सरकार है कर्नाटका में। ठीक है साहब। अब रिसेंटली जो यहाँ की महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है शरद पवार के जो भतीजे हैं, आई थिंक अजीत पवार, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दी थी, तो उस पर अभी 2 स्टेट्स की दोबारा गर्मा गर्मी बढ़ गई। पर डिस्प्यूट क्या है सुनो, जब अपने यहाँ पे ब्रिटिश होते थे उस समय कर्नाटका, महाराष्ट्र और इवन गुजरात, ये सारा जो एरिया है ना, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सारा एरिया होता था बच्चे बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये सब उसी के अंदर आता था। बिल्कुल ठीक है जी, ब्रिटिश के टाइम पे। अब उसके बाद में जैसा कि आपने मेरे साथ पढ़ा था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर हमने स्टेट्स बना दी। अब जब स्टेट्स बनाई तो एक एरिया है बेलगांव, इस एरिया को हमने डाल दिया मैसूर के अंडर। मैसूर जिसको अब आज हम जानते हैं कर्नाटका के नाम से। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब है क्या इशू यहाँ पे? अब इशू ये है कि बेलगांव में महाराष्ट्र बोलता है कि भाई यहाँ के अंदर जो मैक्सिमम लोग हैं आज की डेट में वो मराठी स्पीकिंग है। ये कहते हैं तब भी मराठी स्पीकिंग ही थे, तो इसलिए ये एरिया हमारा बनता है। मेजॉरिटी जो है ये मराठी लोग थे, तो ये इन्होंने मैसूर में कैसे डाल दिया? आपने जब स्टेट्स ही बनाई हैं लैंग्वेज के बेस पे, तो वो एरिया जहाँ पे ज़्यादातर लोग मराठी हैं उनको महाराष्ट्र में डालना चाहिए था, अपने कर्नाटका में एरिया कैसे दे दिया? अब 1881 का एक सेंसस है, गोरिया ने किया सी ऑफ कोर्स। उन्होंने ये कहता उस सेंसस ਦੇ ਵਿੱਚ कर्नाटका ने लिया के सामने रखता, कहते 1881 वाला सेंसस देखो तुसी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया होया है भी तकरीबन 65% लोग इधर दे बेलगांव दे कन्नड़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो तकरीबन ਜਿਹੜੇ बाकी रह गए 25-30% बाकी होर मिक्स हो जाते हैं, 25% ने ਜਿਹੜੇ मराठी यूज़ करते हैं। तो बिकॉज 65% बंदे ਜਿਹੜੇ ने ਉਹ कन्नड़ लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं, इस करके ये एरिया बनता है कर्नाटका का। तो तहसील पाता विच ना महाराष्ट्र इज सेइंग कि नहीं, मैक्सिमम जो लोग थे वो थे 1956 में मराठी स्पीकिंग, तो हमारा एरिया होना चाहिए था। इनका अपना यही डिस्प्यूट चली जा रहा है। तो फिर उसके बाद में एक महाजन कमेटी बिठाई 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ महाजन कमेटी ने की किया भी ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਯਾਰ, 250 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 264 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, 266 ਵਿਲੇजेस ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ 247 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਠੀਕ, केरला भी नहीं मन्निया, केरला दे भी कोई अपने ਇਹੋ ਜਿਹੀ इशूज़ ने, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ नहीं मन्निया ਇਹੋ ਜਿਹੀ डिस्प्यूट इस महाजन कमेटी की रिकमेंडेशन ਨੂੰ। महाराष्ट्र ਕਹਿੰਦਾ भी मैं तो 814 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ठीक, तो ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ केस ਲਾਤਾ। ठीक, तो केस हले भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ किस बेसिस ਤੇ ਲਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है भी ਜਦੋਂ स्टेट 1 ਤੇ 2 स्टेट 2 ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ओरिजिनल ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? सुप्रीम कोर्ट ਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ है बच्चे भी बेलगांव केस is with respect to which states, ਤਾਂ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। महाजन रिपोर्ट किस ਤੋਂ रिलेटेड है ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगी भी it is related to the border dispute between महाराष्ट्र एंड कर्नाटका after the state reorganization। ठीक, चलो ਇਹ खबर ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਅਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाब वाली खबर दसी थी थोड़ी देर पहला भी पंजाब ने अपना जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे एक है भी स्टेट दा कंसेंट मस्ट है फॉर सीबीआई जुरिस्डिक्शन। अब ना इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है बहुत, इसको ना हालांकि आपके पेपर से थोड़ा मतलब ज़्यादा लेवल की बात बोल रहा हूँ, आएगी नहीं ऐसे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ लो। स्टेट का कंसेंट ज़रूरी है, मस्ट है फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। नॉट ऐसा नहीं है कि कल को अगर सेंटर ने कोई और बॉडी बना दी, कोई मान लो एंटी टेररिज्म से रिलेटेड कोई बॉडी बना दी
और स्टेट गवर्नमेंट बोल दे ना जी हम नहीं देते इनको अपनी कंसेंट, और हमारे यहाँ पे अगर कोई टेररिस्ट अटैक होगा या टेररिस्ट प्लॉट होगा तो हमारी अपनी पुलिस, हरियाणा पुलिस या पंजाब पुलिस ही देखेगी। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बोल दे भाई इतना नहीं करना। सीबीआई के केस में उसने बोला है कि भाई देखो सीबीआई जो है ये आती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से। इस एक्ट के अंदर सेक्शन 6 में आपने क्लियरली लिखा हुआ है कि सीबीआई स्टेट्स के अंदर उसकी जुरिस्डिक्शन है, प्रोवाइडेड कि स्टेट्स अलाउ करें, प्रोवाइडेड कि स्टेट्स ने अपना जनरल कंसेंट दिया हुआ है। तो अगर कोई स्टेट अपना जनरल कंसेंट नहीं देती बस फिर उसकी डायरेक्ट स्टेट वे जुरिस्डिक्शन नहीं है। किसी केस पे अगर वो बोलेगी स्टेट कि आ जाओ भाई हम आपको जुरिस्डिक्शन दे रहे हैं तो वो आप कर लेना। तो हुआ क्या बेसिकली, झारखंड, केरला, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब एंड छत्तीसगढ़ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੀਬੀਆਈ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਸੈਂਟ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। आई होप you understand what's happening. Anyways, I just want to tell you one more thing कि मुंबई टेरर अटैक तो बाद एक बॉडी बनाई सी जिहदा नाम सी NIA, नैशनल जड़ी ए सी ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर आफ्टर 2008 मुंबई अटैक। ए ऑन द अदर हैंड ए बॉडी enjoys all India jurisdiction। इस बॉडी को पूरी जुरिस्डिक्शन है, इदा नहीं है भी असी भी जनरल कंसेंट लैके आना पैना इन्हों भी। सीबीआई किदा दे क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करती है, आप पहला भी गल की सी एंटी करप्शन वाले, इकनॉमिक ऑफेंसिस, ब्लैक मनी तो लैके फ्रॉड्स तो लैके ते होर इदा दे मैटर्स जिहड़े हुंदे ने ते इंटरनल सिक्योरिटी तो रिलेटेड मैटर्स नूं भी सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। चलो नैक्सट एक बेसिक जिहा फैक्ट कह दो अगेन ते कॉन्सैप्ट कह दो जिहड़ा आई एम होपिंग कि तुहाडे नाल भरत सर ने डिस्कस किया होना, पर खबरां सीगा तां मैं सोचा भी इट डजंट हर्ट एक जे आपां 1 मिनट ला लीए। एनजीटी नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सारी स्टेट्स नूं कहा है भी ना कोई नोडल एजेंसी, कोई मेन एक ऑफिस बनाया जाए जिहड़ा उस स्टेट दी वाटर बॉडीज़ नूं मैनेज करे। ठीक, हुण पंजाब दे विच मान लो जिन्नी भी रिवर्स ने, ठीक, या वैटलैंड ने, जिवें है ना अपना आनंदपुर साहिब वैटलैंड, इदां कोई भी वैटलैंड होए, कोई भी बौली होए, हरियाणे च बौली कहते हैं, राजस्थान च हरियाणे च जोहड़ कहते हैं, पंजाब च छप्पड़ कहते हैं, है ना। कोई भी वैटलैंड होए, कोई भी रिवर होए, इन्हां सारिਆਂ ਦੀ कंजरवेशन ਦੇ ਲਈ एनजीटी नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टेट्स ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਈ ਇੱਕ महकमा बनाओ खास। हैविंग सैड दैट आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ BOD ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। हुण जे बैक्टीरिया ने ऑर्गेनिक मैटर डीकंपोज करना है तो उन्होंने ऑक्सीजन चाहिए है। दी ऑक्सीजन दैट रिक्वायर जी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिमूव द वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर बॉडी। ये जी ऑक्सीजन जी चाहिए है टू रिमूव द वेस्ट इन द वाटर बॉडी इज नोन एज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वाटर। हुण तुसी आप एक बेसिक जा सेंस लाओ, जे बच्चे कोई वाटर बॉडी है ओदी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत हाई है, इहदा मतलब भी बैक्टीरिया कह रहा है भी ये तो बहुत ज़्यादा वेस्ट है, मैनू तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए है इनू रिमूव करने लई। इहदा मतलब वो जिहड़ा पानी है उत्थे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर एग्जिस्ट करता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इम्प्योर हो गया। जे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत घट है, ਇਹਦਾ मतलब की है भी बैक्टीरिया कह रहा है जी कोई ना इन्ना की ऑक्सीजन चाहिए, थोड़ा जाए तो आराम ना रिमूव हो जाएगी, इन्ना ज़्यादा कोई गंद है नहीं। क्लियर? सो मोर दी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट मीनस कि उत्थे ज़्यादा वो हो गया, ज़्यादा बैक्टीरिया रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू
ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ऑक्सीजन पर लीटर, क्लियर, मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर। आप में से जिन बच्चों ने यूपीएस आईएएस की तैयारी की होगी, उन्होंने शंकर आईएएस अगर किताब पढ़ी होगी, उसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है ये। जिन्होंने नहीं पढ़ा बस ठीक है, इतना बहुत है। अब ये फैक्ट याद रखना कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फॉर ड्रिंकिंग वाटर घट होनी चाहिए, मतलब कि साफ पानी होना चाहिए, तो कितनी है 5 मिलीग्राम पर लीटर। ते जिहड़ा ट्रीटेड वेस्ट वाटर है टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन वाटर बॉडी, चलो जी असी ट्रीट करता पानी, हुण असी वाटर बॉडी दे विच छड्ड सकदे हां उहनूं, ठीक, ओहदी कितनी हुंदी है 30 mg पर लीटर, ठीक है, क्लियर। चलें आगे। आई होप आपको समझ आया कि है क्या कि एनजीटी ने बोला है कि भाई अपनी अपनी वाटर बॉडीज को संभालो, एक एक महकमा बनाओ, और सारे राज्यों को चाहिए कि यार एक महकमा होवे जिहड़ा उस स्टेट दे वाटर बॉडीज का ख्याल रखे। तो ये नाल एक निकलदा एनवायरनमेंट का कॉन्सैप्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलो नैक्सट भी सुनो, एक छोटी जी गल। असम दे विच असम एक इहो जी स्टेट है, इदा दा उहदा मैप है, बंदूक जी बनी हुई है इंडिया कन्नी, ठीक। असम दी स्टेट दे विच एक सर्वे होया तो उत्थे पता चलिया, प्रोफैसरस ने तो बहुत सारे टीचर्स ने सर्वे किया भी बहुत सारे वो लोग जिहड़े अपने बच्चों नूं मदरसा भेजदे ने, ठीक, मदरसा भेजदे ने, उन्हां नूं पता ही नहीं भी मदरसे दे विच सिर्फ थियोलॉजी धर्म की ही शिक्षा मिलती है, जिहड़ा बेसिक जिहड़ी एजुकेशन है जिहदे बेस ते बच्चे नूं जॉब मिलनी है, मान लो मैथ्स, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर्स एंड सो ऑन, ये वाली एजुकेशन नहीं मिलती। इस चीज़ को ध्यान च रखते हुए हुण असम एक बिल लैके आया जिहड़ा कहंदा है भी जिहड़े स्टेट रन मदरसा ने इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ प्रॉपर स्कूल ही बना दईए, क्योंकि पेरेंट्स तो अपने ਵੱਲੋਂ ना बच्चों ਨੂੰ भेज रहे हैं स्कूल, उन्होंने नहीं पता भी वो तो सिर्फ इन्हों एक थियोलॉजिकल स्टडी करने लिए भेज रहे हैं। तब ये वालों आप प्रॉपर स्कूल बना दईए तो ओवर एंड अबव, मान लो मैं एक मुसलमान बच्चा है, मेरे घरदिਆਂ ने मैनू मदरसा भेजा सोच के भी यार पढ़न जा रहा है, पर मैंने तो इत्थे सिर्फ धर्म की पढ़ाई मिल रही है, तो मेरे नाल की होए भी इधर तो ये वाले स्कूल च मैनू सारी एजुकेशन मिल जाए, ठीक। तो जे मैं हुण धर्म की पढ़ाई भी तो करनी है ना, वो भी तो चंगी चीज़ ही है, वो मैनू अड कोई भी प्राइवेट मस्जिद दे विच मौलवी साहब है वो पढ़ा देंगे। इट्स लाइक दिस कि लेट्स टेक जैसे अब मान लो चंडीगढ़ में आई थिंक सेक्टर 37 में है गुरु नानक देव पब्लिक स्कूल, ठीक। अब लेकिन वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन होती है। अब उसके बाद मेरे को अगर से मान लो मैं वहाँ पे चला गया, मैंने वहाँ पे अपनी स्कूल लर्निंग कर ली, और ओवर एंड अबव मेरे को लगता है कि यार मेरे को तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भी पाठ अच्छे से समझना है, उसका मतलब जानना है, एक एक वर्ड का पूरा उसके ऊपर पूरा समझना है, अच्छे से पढ़ना है, तो मैं साथ में ही मान लो कि कोई भी जो कोई गुरुद्वारा हो वहाँ पे मैं उसके लिए चला जाता हूँ स्कूल। लेकिन जो है स्टेट रन जो मदरसा है उसको ये प्रॉपर स्कूल बनाने के लिए बिल आया है, इसको बोल रहे हैं असम रिपीलिंग बिल, ठीक। और इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि 610 ऐसे मदरसा एग्जिस्ट करते हैं। सर्वे करवाया था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने, और उन्होंने देखा कि पेरेंट्स और गार्डियन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के उनको ये पता ही नहीं था कि बच्चों को रेगुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाए नहीं जा रहे यहाँ पे सिर्फ थियोलॉजी की पढ़ाई मिल रही है। तो बोलते कि यार ये तो असेंशियल हो गया, क्योंकि अपनी कल को पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारे बच्चों को कुछ आता क्यों नहीं, तो इसलिए इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक। नेक्स्ट यार इस पे ना जब आप जैसे ही आप प्रीलिम्स दे के आएंगे, मैं आपको ना मेंस के लिए कराऊंगा। ये है इसका नाम तो है रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020, पर इसको बहुत ज़्यादा ना फेमस बोला जा रहा है, क्या बोल के, एंटी लव जिहाद बिल। और ना इसका ना काफ़ी मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि यार ये तो मतलब मजाक इन द सेंस की क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि यार एक ही बिल है भी, हुण किसी ने किसी ना ब्याह करना उदी मर्जी, एक ही गल हुई। यार इसको ना अभी मैं 2 मिनट में आपको समझाऊं तो सही नहीं रहेगा, आपको प्रीलिम्स के बाद समझाऊंगा। हो क्या जाता है आपको ना, ये बिल में प्रॉब्लम नहीं है,
लव जिहाद में ना सब लोग जिहाद पे फोकस कर रहे हैं, वर्ड जो इस पे फोकस करना है वो लव है। ऑल वी नीड इन वर्ल्ड इज लिटिल बिट मोर ऑफ लव। आप ना चलो, इफ यू मस्ट अंडरस्टैंड, एक सेकंड लगा के एक चीज सुनो। मैंने काम किया, एक कोई भी पर्सन वन, एंड ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं मतलब मुस्लिम हूं या दूसरा बंदा हिंदू है, या हिंदू है दूसरा बंदा सिख है। पर्सन वन, पर्सन टू, पर्सन वन ने पर्सन टू से शादी की, अपना रिलीजन छुपा के, अपना नाम छुपा के कर लीजिए शादी। उसके बाद जब शादी कर ली, उसके बाद में क्या हुआ कि अपनी मैं ट्रू आइडेंटिटी बताई, ट्रू आइडेंटिटी बताई। अब मान लो पर्सन टू को प्रॉब्लम है कि यार ये तो तूने सही नहीं किया, या पर्सन टू की फैमिली को दिक्कत है। अब यूजुअली पर्सन टू इज अ गर्ल। हम ना किताबें पढ़ते हुए बड़ी जल्दी बोल देते हैं विला हुन जे पर्सन टू नु पता लग गया तो उन्होंने नहीं ठीक लग रहा हो अगला डिवोर्स दे दे। आपको ना पहले तो इस इशू को ना वुमेन के पर्सपेक्टिव से समझना है। हमारी सोसाइटी में औरत के लिए मतलब या तो पहले उतनी ओपन और उतनी ब्रॉड और उतनी अच्छी मैच्योर सोसाइटी बनाओ। लेडी के लिए किसी भी बंदे को एकदम से डिवोर्स देना और ये बताना कि यार मैं तो इस बंदे से पड़ा जी शादी करा ली थी प्यार प्यार में, और अब मेरे को पता लगा है कि यार इसने तो मेरे से झूठ भी बोला है और इसके घर वालों ने भी झूठ बोला है, अब मेरे लिए वो बड़ा इजी नहीं है। तो एक अजीब सा ना ट्रैप होता है, बहुत अजीब सा। अब अगर मान लो तो ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप कुछ इंडिया के एरियाज में जाओगे तो उन टाइप के इश्यूज को लेके बिल आया है। अगर मान लो अदरवाइज कोई लड़की है, ब्राह्मणों की लड़की है, हिंदू लड़की है, और कोई लड़का है, मुस्लिम्स का लड़का है, इन दोनों ने आपस में क्लियर एक दूसरे को आइडेंटिटी बता रखी है, दोनों ने आपस में शादी करानी है, जी सदके कौन रोक रहा है? सरकार थोड़ी रोकेगी, सरकार ये थोड़ी बोल रही है अलाउड नहीं है। तो मोस्ट पीपल आर मिसकंस्ट्रूइंग बिल कि यार ये तो इस चीज को मना कर रहे हैं, इंटर रिलीजन मैरिज को। तो इंटर रिलीजन मैरिज को ये बिल्कुल ये बिल मना नहीं करता, ये सिर्फ ये बोलता है कि यार आप किसी को शादी करके, किसी को बहला फुसला के, ठीक, अब ना बच्चे हैं, अब पुराने टाइमों में 18-18 सालों में शादी हो जाती थी, आजकल 30-30 साल तक तो नायब तहसीलदार का पेपर देते रहते हैं बच्चे। तो क्या हो जाता है कि कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं बच्चे, लड़का लड़की, कई बार ना बच्चे प्रेग्नेंट हो जाते हैं और फिर एकदम से शादी करनी होती है, और उसमें फिर वो बोलते हैं कि रिलीजन कन्वर्ट करो। इस तरह के भी इश्यूज बहुत सारे आ रहे थे। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखें कि किसी को मैरिज, किसी को थ्रेट, किसी को फोर्स या कॉन्स्पिरेसी से रिलीजन नहीं आप कन्वर्ट करवाओगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए बिल लेके आया है। एंटी लव जिहाद बिल बोल दिया क्योंकि इससे ना दोनों पार्टीज को फायदा होता है, अपने अपने वोटर्स उनके खुश होते हैं। तो जब हम मेंस की बात करेंगे ना तब मैं आपको इसको डिटेल में कराऊंगा, बट कीप वन थिंग इन माइंड कि ऐसा नहीं है कि इस बिल के बाद में, क्योंकि मेरे से एक बच्चे ने पूछा, ठीक, तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस बिल के बाद में इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज बैन हो जाएगी। भाई वो आपकी पर्सनल मैटर है, आप जिस मर्जी शादी करवाओ। इनफैक्ट अगर आप देखो तो आडवाणी जी हैं, उनकी बेटी ने भी तो मुस्लिम से शादी करवाई हुई है। मुरली मनोहर जोशी जी हैं, उनकी बेटी ने भी करवाई हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, उनकी बेटी ने भी करवाई हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने खुद क्रिश्चियन लेडी से कराई हुई है। ऐसे नहीं है कि वो बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा कि सर ये बीजेपी किस लेवल पे जा रही है कि अब तो ये इंटर रिलीजन मैरिज भी नहीं होने दे रही। तो ऐसे लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अदरवाइज भी मैं आपको आज एक बात बोलना चाहता हूँ बच्चे, इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट पेपर की तैयारी करनी है, पर्सनल लाइफ में मेरा जो मर्जी पॉलिटिकल ओपिनियन हो, आप ना ब्यूरोक्रेट बनना चाह रहे हो, किसी भी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार या किसी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा नफरत आपके आंसर्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो चलो हमने न्यूट्रल होके हमने ब्यूरोक्रेट बनना है, हमने जब नेता बनना होएगा तब हम पूरा अच्छे से बातें करेंगे। चलो जी, नेक्स्ट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट काम की, वो क्या है? असम। असम में एक और बिल आया है जो बोलता है कि बोडो लैंड का वहाँ पे इशू भी चलता है। असी किता सीगा उस टाइम जब असी किता सी आर्म्ड रिबेलियन वाला टॉपिक बोडो जड़ा पीस अकॉर्ड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ बोडो लैंग्वेज ਨੂੰ भी मान्यता ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ठीक, तो असम गवर्नमेंट ने ਹੁਣ एक रीसेंटली अप्रूव कर लिया है ਤੇ ਵੀ बोडो भी ਸਾਡੀ ਇੱਕ ऑफिशियल लैंग्वेज काउंट होएगी असम ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक, ये याद रखना ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ लैंग्वेजेस ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस आई थिंक 22 ने एंड च 4 ऐड हुई सी BDSM बोडो डोंगरी संथली मैथिली। चले आगे, चलो। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन।
खबर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस ਦਿੰਦਾ, खबर ਤੁਹਾਡੇ काम ਦੀ नहीं है, पर वैसे अदरवाइज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज़ दस सकदा। पहली चीज़ पेपर 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ है, पहली जे ਤੁਹਾਨੂੰ याद ਹੋਵੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ पॉलिटी पढ़ाई सी, प्रिविलेज ਹੁੰਦੀ ਕੀ है, दो टाइप ਦੀ प्रिविलेजेस ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਰੀडम इंडिविजुअल प्रिविलेज मिलती है तो एक कलैक्टिव प्रिविलेज मिलती है। इंडिविजुअल प्रिविलेज का की मतलब है, हुण मैं पार्लीमेंटेरियन है, मैं पार्लीमेंट दे विच खड़ के जो मर्जी बोला, मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन है एब्सोल्यूट, मेरे ते नहीं लगनी कोई रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि मैं कल्ला थोड़ी बोल रहा, मैं तो पिछे 1 लाख लोग बोल रहे हैं मेरे विच, ठीक, मेरे नाल जिहड़े खड़े ने जिन्होंने मैंने वोट पाई है। तो ये होगी जिवें मेरी इंडिविजुअल प्रिविलेज। कलैक्टिव प्रिविलेज जिवें मान लो हुण लोक सभा है, लोक सभा हो सकता है भी अपनी कोई भी उन्हां दी प्रोसीडिंग है वो कहे भी असीं तां जी सीक्रेट मीटिंग करनी है, मीडिया नूं इधरों बाहर कड्डो, ठीक, साडी कोई बहुत जरूरी डिस्कशन होनी है या असीं साडी रिपोर्टां किद्दां प्रिंट होनी है, ये असीं दस्सांगे। ये इन्हां कोल प्रिविलेज है। प्रिविलेज आंदी किधरों है पार्लीमेंट कोल, तो ये भी मैं तुहानूं दस्सिया सीगा। एक बार याद रखियो भी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच आर्टिकल 105, ये फैक्ट तुसीं याद रखना है भी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच प्रिविलेज कित्थे दित्ती है, आर्टिकल 105 दे विच। उदां जदों इत्थे ब्रिटिश हुंदे सी उन्हां दी भी कन्वेंशन चलियां आ रहीआं ने, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट्स दईआं ने, उन्हां दे थ्रू भी प्रिविलेजेस आ रहीआं ने। पार्लीमेंटेरियंस कोल बहुत सारी प्रिविलेजेस ने। क्लीयर? नाउ थानू पता है भी एक केस चल रहा है, वो है TRP का केस, भी पैसे दे के TRP ਵਧਾਈ हुई है चैनल की। ये केस जड़ा मेन है किहड़ी खबर न्यूज़ चैनल करके पॉपुलर होया सीगा, रिपब्लिक न्यूज़ चैनल करके TRP का केस होया जे हिट। हुण TRP केस दे विच महाराष्ट्र के स्टेट लैजिसलेचर नूं सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस भेजा सीगा, वो साडे किसी काम का नहीं हैगा। थानू बस ये पता हो भी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की स्टेट लैजिसलेचर को नोटिस भेजा, उन्होंने कहा भी असी इसका जवाब नहीं देना, क्यों? क्योंकि साडे कोल पार्लीमेंटरी प्रिविलेज है, ठीक, साडे कोल पार्लीमेंटरी प्रिविलेज है। डिस्प्यूट के अंदर जाने की सानू लोड़ नहीं, थानू बस पता हो भी पार्लीमेंटरी प्रिविलेज आर्टिकल 105 दे विच दित्तियां हुईयां ने, ठीक, तो इंडिविजुअल ते कलैक्टिव दो टाइप की प्रिविलेजेस आर देयर। चले आगे। नाउ अगेन एक लास्ट चीज आप मेरे से सुन लो, जब लॉकडाउन हुआ था तो आपने देखा होगा कि एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि जजेस जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वर्चुअल कोर्ट्स लगाने लगे, है ना, वर्चुअल कोर्ट्स। एक तो ये सिस्टम तुसीं लगाओ भी साडी कचहरियां ने उत्थे सारे डॉक्यूमेंटेशनस नूं तुसीं डिजिटाइज करता, बंदे नूं ना मैं वैबसाइट ते गया, मान लो किसी दी पेशी है, उन्होंने नहीं पता भी यार अज मेरी किस टाइम किहड़े जज कोल मैं किन्ने बजे प्रेजेंट होना है, जज साहब आणगे नहीं आणगे, किन्ने बजे दी मैनू जो भी सारा कोर्ट दा प्रोसीडिंग हुंदी है मैनू नहीं पता। एक तो चीज़ ये होगी, मान लो इहदा सारा डिजिटाइजेशन हो जाए, मैनू कचहरियां जाने की लोड़ ही नहीं, ठीक, तो मैं अपनी वैबसाइट पर गया कोर्ट की, उत्थे जाके अपना केस नंबर पाया तो मैनू सारा दसता भी हाँ जी अज 11:20 ते जज साहब ने बुलाया थानू, ठीक है, तो ये वाले डॉक्यूमेंट लैके जाने ने। ये तो होंदी है बच्चे डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट्स, जो कि बहुत सालों तो चल रही है, तो यदा बहुत फायदा भी होया है। थोड़े केसिस की स्पीड भी वधी है, साडी कंट्री च ना केस बहुत ज़्यादा ने, 8-8 10-10 साल तो आम लग जाते हैं, बट अदरवाइज थोड़ा फायदा होया है, ठीक। ये है डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट। पर ये भी इदा तो है ही है ना भी मैं बंदे नूं जाना तो पैना ही है कचहरियां, वकील नूं भी उत्थे जाके मिलौट के सामने खड़े होना पैना। आ कोर्ट है, जज साहब बैठे ने, आ 2 वकील खड़े ने, तो इत्थे आरोपी को मुख्य आरोपी को आरोपी ये सारे खड़े ने, बट लिटिगेंट वगैरह। बट वर्चुअल कोर्ट है ना, ये अड चीज़ है। वर्चुअल कोर्ट दे विच की है भी असीं सोचते हैं भी जिहड़ा जस्टिस है वो चीपर फास्टर आराम नाल हो जाए, तो मैनू ना लोकेशनल जड़ी है ना, लोकेशनल हैंडीकैप ना फील होवे। मान लो कोई बंदा हैगा बठिंडे दा, ओहदा केस चल रहा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे विच, हुण उहनूं 5 घंटे ला के इत्थे आना पैंदा है अपनी तारीख ते, फिर पता लगता जज साहब तो अज आए नहीं, या अज तो ये नहीं होया, या कोई होर इंपॉर्टेंट मैटर आ गया, घंटा 2 घंटे बाद चल जाना, इदां दी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आंदियां ने। फिर वकील ने तो आके अपनी पेशी दी है, उन्होंने भी पैसे देने पैने हैं, 4 लोग होर आ गए, बंदे का पैसे भी लग गए, एक दिन काम ते भी नहीं गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स करके इहदी थां ते एक सिस्टम बनाया जा रहा है जिथे की है जज साहब वकील का उत्थे होना जरूरी नहीं हैगा,
ठीक, अपना वो भी VC कर सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जज साहब बैठ गए ਤੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਵਕੀਲ ਦੂਜਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿਜਵਾਤੇ, ਸਕੈਨਡ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਓਰੀਜਨਲ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। okay, so this project is the virtual court project or the e-court project। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਿਓ, ਗੂਗਲ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ठीक है, तो बस थोड़ा ये पता हो भी हुणी रिसेंटली भी ई कोर्ट का ई कोर्ट है कि यू जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि ई कोर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट। डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट दे विच असी कोर्ट कचहरियां दे सारे प्रोसैसिस नूं ऑनलाइन किया। जिवें कि तुसी मान लो आज तो 10 साल पहला जे 50 PCS का फॉर्म भरते तो हो सकता तुहानू एक फॉर्म कितों पोस्ट ऑफिस तो लैके कलैक्ट करके फॉर्म वगैरह भर के फिर पटियाले जाना पैंदा जमा कराना। आज सारा कुछ ऑनलाइन है। ये तो होगी अड चीज़, बट वर्चुअल कोर्ट दे विच मान लो पेपर भी ऑनलाइन ही हो जाता। ठीक, वो वाले लैवल की डिजिटाइजेशन की गल हो रही है। ये प्रोज कौन सारा कुछ मेंशन करांगे। विद दिस वी वाइंड अप लास्ट 2 to 3 months polity related current affairs। I'll see you tomorrow, hopefully we will have a class every day now। I'll be back to Chandigarh in a day or so, and then even I can't wait to be with you guys, so I'll see you very soon, take care।